आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन पावर होती है न्यूक्लियस की, तो ये इसने इसको अट्रैक्ट किया। इस प्लस चार्ज को हम नाम दे देते हैं, इस प्लस चार्ज को हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। बहुत से लोग इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। और मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी देकर, इवन मान लिया मैंने, एनर्जी देकर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा। तो किसी आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम से, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए एटम, उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी मैं इसको सप्लाई करूंगा, जो एनर्जी मैं इसको दूंगा, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम और डिटेल में थोड़ा बात करें, ध्यान देना, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या? अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या होगा? मान के चलो यही अरेंजमेंट है हमारे पास। इस अरेंजमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां प्लस चार्ज पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, तो पहले की तुलना में अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा। तो इसे तोड़ने में एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो E1 एनर्जी पहले मान ली गई और इसे मैंने कह दिया E2 एनर्जी। तो E1 से बड़ा होगा कौन? E2। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपको और अधिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। हमारे पास ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट पर ध्यान दो। ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, और आपको I1 या E1 एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने में। अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, प्लस चार्ज का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, और जब साइज छोटा होगा तो एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी, अधिक एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो जाएगा। अगर हम यहां चेक करें तो देखो, इस जगह पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ी, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ती है। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हमको एनर्जी और अधिक सप्लाई करनी होगी। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को बदल सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल का इफेक्ट हम देखने को मिलेगा हमको ग्रुप में। जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे, जब ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तो नंबर ऑफ सेल लगातार इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ सेल लगातार इंक्रीज होते हैं।
अब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, देखते कैसे। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 2 1, 2 सेल हो गए। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 2 8 1, 3 सेल हो गए, 1 2 3। यहाँ न्यूक्लियस और 2 सेल बनाने, 1 सेल और 1 और सेल, यहाँ इलेक्ट्रॉन है आपका। ये न्यूक्लियस, यहाँ बनानी है आपको 3 सेल, 1 2 और ये 3, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब सोचते हैं किसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किसमें अधिक एनर्जी देनी होगी। तो देखो ये पास है, जब ये पास होगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दूर है, अब ये इलेक्ट्रॉन दूर है तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अब किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इसको तोड़ना आसान होगा, इसे ब्रेक करना इजी है, इजीली से ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी होगी और इसे तोड़ने में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक देनी होगी। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम। इसका मतलब ग्रुप में क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज का उल्टा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्स होता है साइज का। जब साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। तो इसका मतलब ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे, ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। हमारे पास सेकंड फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट, उसको चेक करते हैं। हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच जी से, और इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको लिखते हैं ईए। दोनों का जो वैल्यू है, अगर मैं इसको लिखता हूं प्लस के 10 तो इसकी वैल्यू होगी माइनस के 10। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन रखते हैं। ओके, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में पढ़ेंगे। वैसे दोनों का कोई अंतर नहीं है, वैल्यू सेम रहती है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। मतलब मैं इसको पढ़ा रहा हूं तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से भी होगा, बस अंतर ये है कि ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहला टॉपिक है कि मान लो एक एटम है ऑक्सीजन, एक एटम है ऑक्सीजन और ये है हमने माना अनस्टेबल एटम। तो एक अनस्टेबल एटम में जैसे ऑक्सीजन, मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें एंटर कराना चाहता हूं, मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहता हूं और इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं O-1, मतलब एक नेगेटिव आयंस में। तो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के अंदर एंटर कराने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट हमेशा नेगेटिव में आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने में एनर्जी लॉस होती है। जब किसी अनस्टेबल एटम में एक इलेक्ट्रॉन हम एंटर कराते हैं और उसे किसी नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी लॉस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, यहां डेल्टा गेन फर्स्ट मान लो मैंने किया माइनस के 10। ओके, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहूंगा तो वैल्यू लिखी जाएगी प्लस 10। तो हमें केवल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में डेफिनेशन समझनी है। कोई अफिनिटी पूछता है तो साइन उल्टा कर दें। जब कोई इलेक्ट्रॉन
किसी अनस्टेबल एटम में दिया जाता है बाहर से और उसे नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो एनर्जी लॉस होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ओके, मान लो ये एटम है आपका, ये इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से ये अनस्टेबल और न्यूट्रल एटम हमने लिया, एक प्लस एक माइनस मतलब न्यूट्रल है। अब मैं बाहर से जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा, अभी तो ये न्यूट्रल है, तो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर एंटर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन। ओके, और ऐसा होने से यहां से एनर्जी लॉस होगी, इस एनर्जी लॉस को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो नेगेटिव में आ रही है मतलब एनर्जी लॉस हो रही है इसमें। ओके, ये तो हो गया पहला इलेक्ट्रॉन डालने की बात। अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दूं तो क्या स्थिति होगी? सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम इस O में डालेंगे तो क्या हुआ? हमारे पास है O नेगेटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम डाल चुके हैं। अब मैं ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना चाहता हूं, तो ये बन जाएगा O-2। जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव में क्यों होती है? अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो अफिनिटी तो हम नेगेटिव मानेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछेंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे, उल्टा लिखते हैं। तो हम तो केवल गेन एंथैल्पी के टर्म में जवाब दे रहे हैं। तो जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन किसी नेगेटिव आयन में डालते हो और उसे कन्वर्ट करते हो O-2 में, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। कैसे? ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास था, एक इलेक्ट्रॉन हम पहले डाल चुके हैं, ये कंडीशन है। अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहा हूं। जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें डालूंगा तो देखो, जब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम इसमें एंटर कराना चाहते हैं, एक प्लस एक माइनस को न्यूट्रल कर रहा है, एक प्लस एक माइनस को न्यूट्रल कर रहा है, लेकिन जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन बैठा है वो न्यूट्रल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को करेगा रिपेल। ये वाला इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को करेगा रिपेल, तो यहां एक रिपल्सन फोर्स लगना शुरू हो गया, जो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देगा। और हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, तो आपको अगर ये अंदर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस रिपल्सन को खत्म करना होगा। इस रिपल्सन को खत्म करके इस इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली अंदर लाना होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी यहां देनी पड़ेगी एटम को, इस एटम को एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये न्यूक्लियस, ये एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा तो एनर्जी गेन करेगा, और वो एनर्जी हम दे रहे हैं। ओके, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड मानी पॉजिटिव। मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आप देना चाहोगे, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आप एंटर कराओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड आएगी पॉजिटिव में, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो पूछेगा क्यों? टू ओवरकम रिपल्सन फोर्स, टू ओवरकम रिपल्सन फोर्स। इस रिपल्सन फोर्स को खत्म करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये केस है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बंद करो से। ये एक पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, तो ये एटम का हो गया न्यूक्लियस
और मान लो ये सेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस के द्वारा बाहर बैठे हुए, इस सेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये उन्होंने कर दिया अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। तो पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कह लो, सेल इलेक्ट्रॉन कह लो, तो न्यूक्लियस के द्वारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। जैसे आपके पास है H और Cl के बीच का बॉन्ड, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं ये कहूं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो इसका मतलब ये हुआ इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर होगा पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लेगा, अट्रैक्ट करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे हम। ओके, ये तो गई कहानी। अब बात करते हैं कैसे ये वेरी करता है, किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर हम समझते हैं, मान लो ये है पॉजिटिव चार्ज और ये बने हुए हैं आपके सेल। मैं सेल और सब सेल दोनों की बात करूंगा। ये मैंने सेल बनाई KLMN सेल, तो K में जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज होगा, तो ये न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होगा, और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका अट्रैक्शन पावर कम होगा। तो कौन न्यूक्लियस के द्वारा ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन या लास्ट वाला? तो हम कहेंगे ये न्यूक्लियस के क्लोज है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब इस जगह पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी और कंपेयरिंग में यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अगर हम सबसेल की बात, कंसेप्ट को ध्यान रखकर हम किसी ऑक्साइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर बता सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक। लेकिन हमको कुछ एग्जाम्पल लर्न कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर मुझे वैल्यू नहीं दी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बता पाना मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट लर्न करेंगे। तो पहला होता है इसका टाइप एसिडिक ऑक्साइड। अच्छी तरह समझना, ऐसे ऑक्साइड जिनको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें और वो डिजॉल्व होने के बाद एसिड बना ले, तो ऐसे ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड कह सकते हैं। वैसे हमने अभी बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी M की और O की, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी एलिमेंट दिया उसकी, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 2.1 से कम है तो वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। अगर ये वैल्यू ना दी हो तो हमें लर्न करनी चाहिए एग्जाम्पल। ऐसे ऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व होकर घुलकर एसिड बनाते हैं उनको हम एसिडिक ऑक्साइड की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल, फास्फोरस का ऑक्साइड P2O5 एसिडिक ऑक्साइड है। SiO2 सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2, आर्सेनिक का ऑक्साइड है As2O3। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप ध्यान सुनना। कार्बन डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और Cl2O7। ये जो एग्जाम्पल हैं वो सब एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। सेकेंड केस है हमारे पास बेसिक ऑक्साइड।
इसको हम थोड़ा समझें। तो कुछ ऑक्साइड जिसमें हम लिख सकते हैं जिसकी मेटल और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस अगर ग्रेटर है 2.1 से तो वो बेसिक ऑक्साइड होता है। या फिर ऐसे ध्यान रखो, ऑक्साइड को अगर हम वाटर में मिक्स कर लें और वो बेस में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड, फर्स्ट ग्रुप के जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम। एक बार दोबारा समझते हैं। बेसिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी M और O की अगर ग्रेटर है 2.1 से तो वो बेसिक ऑक्साइड होंगे। ऐसे ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर बेस बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप के सभी ऑक्साइड जैसे Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CS2O बेसिक होता है। सेकेंड ग्रुप में पहला एलिमेंट है बेरिलियम। बेरिलियम ऑक्साइड बेसिक नहीं है, ये एम्फोटेरिक की कैटेगरी में आता है, वो डिफरेंस का चक्कर है। MgO, CaO, SRO और BaO ये सब बेसिक ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं। आप कहोगे सर एसिड और बेस दोनों की तरह कैसे काम करेगा? अगर ये एसिडिक ऑक्साइड मानूं तो ये किसी बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा। अगर मैं बेसिक ऑक्साइड मानूं तो ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के? BeO, ZnO, SnO। ये तीन आपको अच्छी तरह से 4 कर लो लर्न। Al2O3 ये 4 तो आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है। BeO, ZnO, SnO और Al2O3। इसके अलावा B2O3 बोरोन का ऑक्साइड है, PbO लेड ऑक्साइड और SnO2 ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कैटेगरी में रखे गए हैं। फोर्थ है आपके पास इनर्ट ऑक्साइड। इनर्ट ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड ना तो एसिड की तरह काम करते हैं और ना ही ये बेस की तरह काम करते हैं। इनको बोलते हैं हम इनर्ट ऑक्साइड। जैसे NO, CO ये लर्न करने पड़ेंगे। NOCO, N2O, MnO2 और PbO2 ये कुछ ऑक्साइड हैं, उनमें से ये 2 ढंग से लर्न होने चाहिए। ये इनर्ट ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं।